नमस्कार। इंडिया टीवी के बजट संवाद के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज दिन भर बजट की बारीकियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि एक ऐसा विषय जो बहुत ही क्लिष्ट विषय है उसे आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रयास में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मंच पर तो एक लंबी चर्चा होगी आपसे, लेकिन उससे पहले मिडिल क्लास घर से आने वाली मीनाक्षी के मन में सवाल ये है कि मिडिल क्लास को फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आपने जो 7 लाख वाला एक नया टैक्स स्लैब बना दिया है, लोग ये पूछ रहे हैं ये स्लैब आपको फायदा कैसे देगा, जबकि आपने सारे डिडक्शंस तो हटा दिए हैं। नमस्कार मीनाक्षी जी, और सब आपके दर्शकों को भी मेरा झारखंड से जोहार। और हम सबको माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को इस बजट से बहुत लाभ मिलने वाला है। आपका जो प्रश्न था कि मिडिल क्लास को नए टैक्स रिजीम से लाभ मिलेगा कि नहीं, उसका एक स्पष्ट जवाब है, और वह जवाब है हाँ। क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पे 15 लाख आपका अगर इनकम है, आमदनी है, और आपके एग्जेम्पशंस 2.5 लाख से कम हैं, तो आपको जो सब सीए वगैरह ने अभी अनुमान करके सब अखबारों में प्रकाशित किया है कि आपकी 40,000 से लेकर 50,000 तक बजट है। अब 40-50 हज़ार में आप टीवी खरीद सकते हैं, आप मोटरसाइकिल पे पैसे डाल सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, आप खर्चे कर सकते हैं। ये जो है आपकी जेब में सही और काफ़ी बड़ा एक तोहफा आप लोगों को मिला है। लेकिन सर, आप ये जो कह रहे हैं कि 50,000 मेरी बचत हो गई, मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ, एक स्कूटी खरीद सकती हूँ, एक टीवी खरीद सकती हूँ, लेकिन यही अगर हम पुराने स्लैब की बात करें, उसमें हमारे डिडक्शंस थे, हम उसमें बचत कर रहे थे, और उस बचत को बढ़ाकर हम कभी और उसका फायदा उठा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पॉकेट में पैसा है, आप इसे मार्केट में लगाइए, मार्केट में खपाइए। ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी आप चाह रहे हैं। ये सही है कि कुछ एग्जेम्पशंस थे जिसमें आपको सेविंग्स के लिए या इंश्योरेंस के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हाउसिंग लोन का भी था, और मैंने कहा कि अगर आपके 2.5 लाख से अगर आपके 2.5 लाख से ज्यादा थे एग्जेम्पशन, तब आपको 15 लाख के अगर हम लोग लें, तब आपके जो है टैक्स रिजीम में ओल्ड में और नए में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। 15 लाख से कम अगर आप हैं या आपके एग्जेम्पशंस 2.5 लाख से कम है, तो आपको काफ़ी बचत नजर आएगी। तो वो सही है कि वो एग्जेम्पशंस पे निर्भर है, और एक कट ऑफ पॉइंट है, हर इनकम लेवल पे अलग अलग कट ऑफ पॉइंट है। 15 लाख पे 2.5 लाख का है, अगर आपके 5-6 लाख थे तो आपके 50,000 1 लाख के एग्जेम्पशन पे वो कट ऑफ पॉइंट आ जाता है। तो वो कट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे कह सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा फायदा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कि नए टैक्स रिजीम में। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका मुआयना किया और देखा कि कितने लोग इतना एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो बहुत कम लोग इतना एग्जेम्पशन ले रहे थे, और इसलिए अधिकांश लोगों को इससे बचत मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात जो आपने रखी वो यह थी कि जो हम लोगों के एग्जेम्पशंस थे, उन एग्जेम्पशंस के द्वारा हम बचत कर रहे थे, चाहे वो बैंक में डालें चाहे इंश्योरेंस कंपनी में डालें, वो अभी भी आप कर सकते हैं, वो अभी भी आप कर सकते हैं। आपको तब भी जो है टैक्स में थोड़ी बहुत बचत होगी, लेकिन आपको अगर बचत और करनी है, लाइफ इंश्योरेंस में डालना है, लोन में डालना है, सेविंग्स में डालना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये भी मत भूलिए कि मिडिल क्लास के हर व्यक्ति को आज के समय ईपीएफओ में तो पैसा डालना ही डालना है। उसमें 14% सरकार दे रही है, 10% आप दे रहे हैं, और ये जो है आपके पेंशन के लिए बचत हो रही है, इसमें तो आप सेविंग्स कर ही रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो कंज्यूमर है वो ये जानना चाहता है कि अगर वाकई में ये नई टैक्स रिजीम इतनी अच्छी है, और विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, तो फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को रखा ही क्यों है? आप ये चॉइस दे ही क्यों रहे हैं? फिर आप क्या कंफ्यूज हैं? एक ही टैक्स रिजीम दे दीजिए। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पहले जो है कि ट्रांजिशन यानी बदलाव में थोड़ा समय लगता है, लोगों को परिवर्तन में समय लगता है, तो वो हम लोग समय दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं। चॉइस देना हरदम अच्छी बात होती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया कि अगर आपकी ढेर सारी एग्जेम्पशंस हैं, ढेर सारी, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर 15 लाख की आपकी आमदनी है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से फायदा है। तो इसमें आप देखिए कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, आप दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर आपके बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहिए, अगर आपके कम एग्जेम्पशंस हैं
और पैसा आप अपनी जेब में रखना चाहते हैं, खर्चा करना चाहते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में रख लीजिए। तो दोनों में आपको फायदा है। आप तय करिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में, बचत में, एग्जाम्पशन में आपको ज्यादा रुचि है या आपको खर्चे में ज्यादा रुचि है। तो इसलिए हमने दोनों हाथ में लड्डू दे दिया आपको। चलिए, अब अगर हम बजट के उस पहलू पर बात करें जो हेल्थ बजट है, हेल्थ प्रायोरिटी पर होना चाहिए सरकार की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये प्रायोरिटी पर नहीं है क्योंकि आपने बजट एस्टिमेट तो घटा दिया। आप जीडीपी के मुकाबले बजट एस्टिमेट को घटा रहे हैं, यानी कि आपका जो एस्टिमेशन था आप उतना ना एलोकेट कर पा रहे हैं, ना उसे खपा पा रहे हैं। क्या हेल्थ सेक्टर पर और ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए था बजट में? ये बिल्कुल गलत सोच है और इसमें मैं दो बातें जोड़ना चाहूँगा जो आपने प्रश्न पूछा। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग हेल्थ में काफ़ी खर्च कर रहे थे पिछले वर्ष और इस बार भी हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन एज पर जीडीपी आपने जो सही कहा उतना हम लोगों ने खर्च को नहीं बढ़ाया। खर्च तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन बढ़ाया उतना नहीं है। और ये इस कारण है क्योंकि कोविड की जो महामारी है, कोविड की महामारी है, और जो वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 220 करोड़ वैक्सीन टीका हम लोगों ने लोगों को दिलवाया है, वो अब जो अभियान चल रहा था वो समाप्त हुआ। तो जब अभियान समाप्त हो गया है, सब लोगों का टीकाकरण हो गया है, तो उतने खर्चों की जरूरत नहीं है और इसलिए वो जो वैक्सीनेशन के खर्चे थे वो हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में दे सकते हैं। तो एक तो ये समझना होगा। दूसरा, आप ये भी समझिए कि स्वास्थ्य जो है वो केंद्र का मुद्दा नहीं है, वो राज्य सरकार का मुद्दा है। और राज्य सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत खर्चा कर रहे हैं और केंद्र के द्वारा भी हम लोग राज्य सरकारों को बहुत पैसे दे भी रहे हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य में आपको अगर समझना है कि कितना खर्चा आपको एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पे आपको कितना मिल रहा है, तो आपको केंद्र सरकार का भी देखना है और आपको राज्य सरकार का भी देखना है। ये दोनों देखना है और साथ साथ कोविड का जो प्रभाव था, उस कोविड के प्रभाव को आपको हटाकर इसको देखना है। अब बात हो जाती है चुनाव की। इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं और अगले साल तो लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कई जानकारों का ये मानना है बड़ा चुनावी बजट आप लेकर आए हैं। चुनावी बजट इसलिए क्योंकि जितना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलोकेशन है उसको आपने बम्पर बढ़ा दिया है। आप राज्यों को भी कह रहे हैं कि जमकर खर्च करें, केंद्र की तरफ से पूरी छूट है, आपको खूब पैसा डाला जा रहा है। अल्टीमेटली फायदा 2024 का है आपकी नजर में? मीनाक्षी जी, अगर किसी गरीब को पक्का घर दे दिया जाए, अगर किसी गरीब को स्वास्थ्य सेवाएं दे दी जाएं, अगर किसी गरीब को मुफ्त अनाज दे दिया जाए, आप इसको चुनावी नज़रिए से क्यों देखती हैं? ये हमारी जिम्मेवारी है, हर सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी हम देखभाल करें, उनको हम राहत पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है, ना सिर्फ एक इस चुनावी वर्ष में लेकिन हर वर्ष में, और हम लोग ये करते भी आए हैं। और मैं आपको मीनाक्षी जी एक और बात कह दूं कि हम लोगों को कुछ और विशेष करने की जरूरत ही नहीं है। जो आज के समय एकदम अटूट हम लोगों के साथ विश्वास बन गया आम जनता के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, जो चरम छू रही एकदम सीमा पे है, हम लोगों को चुनाव के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भले अपने टीआरपी को चलाने के लिए चुनाव की बात करें, हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे। अगर वाकई में ऐसा है, आप देखिए, आप रक्षा बजट को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जबकि विपक्ष आपसे ये कह रहा है कि आप शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते, आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं लेकर आए हैं। एक तरफ इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लेकिन बाजार में जाएं सामान लेने के लिए तो आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगा, तेल डलवाएं गाड़ी में तो पेट्रोल महंगा। महंगाई को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ इस बजट में? महंगाई जो है वो स्वाभाविक है कि वो 4-5% हर वर्ष बढ़ती ही है, तो हर चीज का दाम 4-5% बढ़ता है। लेकिन इसको मत भूलिए कि आपकी आमदनी 8-10-12% हर वर्ष बढ़ रही है। अगर किसी चीज पे आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा हुआ तो आपकी आमदनी उससे ज्यादा बढ़ी है। और क्योंकि हम लोगों ने जीडीपी में जो ग्रोथ रेट लाया है, जो हमने आप लोगों को साधन दिए, उसके द्वारा आपको ना सिर्फ ज़्यादा आमदनी मिली है, और वो तो मिडिल क्लास टैक्स कट की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि ज़्यादा पैसे आपके जेब में हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बहुत साधन दे रहे हैं। मेट्रो का साधन दे रहे हैं हम, आप लोग हवाई जहाज का साधन दे रहे हैं, राष्ट्रमार्ग का साधन दे रहे हैं। ये सब जो आपको साधन मिल रहे हैं ये सिर्फ सरकार कर सकती है, आप अपनी जेब से थोड़ा ना नेशनल हाईवे बनाइए। लेकिन सर, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी भी चरम पर है। अब ना नौकरी होगी, ना जेब में पैसा होगा, ना खर्च करेंगे, कहाँ जाएंगे?
मीनाक्षी जी, आपके जेब में बहुत पैसे हैं, आपके पास घर है, आप बिल्कुल आज ठीक ठाक आपकी जिंदगी चल रही है, आपकी बहुत अच्छी नौकरी भी है। इसलिए ये सब जो है ये बहुत पुरानी बातें, हर विपक्ष हर बार जब बजट आता है। सर देखिए, तो मजाक की बात है, माना मेरे पास नौकरी है, मेरी जिंदगी भी बढ़िया चल रही है, लेकिन हमें बात करनी है उस आम व्यक्ति की जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। क्या उस तक रोजगार पहुंच रहा है? और इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ, पहुंच रहा है। और जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसके लिए सोचिए हम लोगों ने कितना कुछ किया है। पक्का घर दिया है, बैंक का खाता दिया है, जो पैसे उनको पहले नहीं मिलते थे सीधा उनके बैंक के खाते में दिए, शौचालय बनाई, बिजली दिया, पक्की सड़क दी है उन लोगों को, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। किसी और सरकार ने जो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए उन्होंने इतना नहीं किया है। और जो ऐतिहासिक सामाजिक कल्याण के काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट जो हम लोगों ने बनाया है, मैं समझता हूं कि इतिहास में, भारत के इतिहास में कोई इसका मुकाबला नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल और साहसिक नेतृत्व के द्वारा किया है। एक पॉलिटिकल सवाल, आप अनाज दें तो कहेंगे कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, आप घर दें तो कहें सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, आप उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दें तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, और यही अगर अरविंद केजरीवाल कर दें तो फिर बात गलत हो जाती है। आप कहते हैं रेवड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, क्यों? ये बहुत एकदम सरल बात है मीनाक्षी, जो मैं आपको समझा दूं, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी सबको समझाया है। वो रेवड़ी तब होती है जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके बस के वो बाहर की बात है, और तब आप इसकी बातें करते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अभी देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जाकर, पंजाब जो वैसे ही बड़ी बुरी हालत में था, एक राज्य, वित्तीय परिस्थितियां उनकी बड़ी गंभीर थी, और भी जाके आपने वादे कर दिए कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। दिल्ली की जो स्थिति थी, और दिल्ली एक ऐसा समृद्ध राज्य है जहां उनके पास साधन बहुत थे, लेकिन आज केजरीवाल जी के समय ये सब जो स्थिति थी दिल्ली की, वो भी दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि वो रेवड़ी जलेबी का उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है। लेकिन सुन लीजिए, हम लोग जो वादे करते हैं वो वादे पूरे संतुलित तौर पे करते हैं, पूरी जिम्मेवारी से करते हैं, और विश्व भर में इसको माना जाता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने स्थिरता लाई है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कोविड के समय और देशों में बहुत पैसे खर्चे किए गए। उन आज देखें आप तो उन देशों में महंगाई 10-12% की दर पे बढ़ रही है, हमारे यहाँ 5% बढ़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जिम्मेवारी से खर्चा किया। हम लोगों की रेवड़ी वाली ये सोच नहीं है, हम लोगों की सोच है कि जितने आपके साधन हैं उसी के आधार पे आप खर्चा करिए। और हम लोगों ने अपने राज्यों में भी, जिनमें हम लोगों की सरकारें हैं, वहाँ भी हमने करके दिखाया है। आप अगर विपक्ष की राज्यों को देखिए तो देखिए एकदम जिस प्रकार से छप्पड़ फाड़ के वहाँ रेवड़ियों पे खर्चा किया जा रहा है, वो सब राज्य जो हैं उनकी हालत श्रीलंका की हो जाएगी, पाकिस्तान की हो जाएगी, अगर हम लोग उनको नहीं उन पे अंकुश लगाएं। जैन जी, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे पास, क्योंकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ये अमृत काल वाला नहीं, मित्र काल वाला बजट है, लेकिन ये तमाम बातें आपको इंडिया टीवी के बजट संवाद के मंच पर सुनने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार करिए। ये एक टीजर था, ट्रेलर था, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी, बहुत धन्यवाद। पिक्चर देखने को तैयार है मीनाक्षी जी, धन्यवाद।